हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 45 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और इसमें हम देख रहे हैं 122 दिया हुआ है, तो ये क्या है? 11 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 11 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 122। 13 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे हो जाएगा 170। 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे हो जाएगा 290। 70 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 290। और उसी प्रकार से यहाँ पर 11 है, 13 है तो प्लस 2 हुआ। 11 में 2 जोड़े तो 13 हो गया, तो यहाँ पर 17 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। 19 का स्क्वायर हो जाता है 361, प्लस 1 कर देंगे हो जाएगा 362। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 362। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 362 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अन्य 3 विकल्प, तो हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन है इसको देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है? जब हम 168 को डिवाइड कर देते हैं 7 से तो ये 24 प्राप्त होता है। 56 को जब हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो वो 8 प्राप्त हो जाता है। 147 को जब हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो वो 21 प्राप्त होता है। लेकिन 121 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर जो है सारे के सारे जो हैं ऑप्शन बी सी डी वह 7 से डिवाइड होता है तो दूसरा संख्या उसका प्राप्त हो जाता है। जबकि ऑप्शन ए में जो है 121 ये 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म उसे पूरा करेगा? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही हम कैसे बनाते हैं। जहाँ सबसे अधिक लेटर होगा उसी को क्या करना है? तो बेस मानना है। चलिए, हमने इसको बेस माना। अब इस बेस पर मुझे क्या करना है? तो इस बेस पर मुझे जो है उसका अगल बगल में जितना भी खाली स्थान होगा उसको फुलफिल करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डबल बी तो यहाँ भी है। डबल बी के बाद देखिए ए, फिर से ए, फिर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर डैश है तो बी दे दिए। सी तो सी, यहाँ डैश, यहाँ पर बी तो हम यहाँ पर बी दे देंगे। बी दे दिए, बी के बाद बी फिर ए। तो इस साइड का, राइट साइड का जितना भी है खाली स्थान सब फुलफिल हो गया। अब लेफ्ट साइड में एक है, इसको देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो देखिए ट्रिपल ए, डबल बी, सी के बाद बी, ए और ए। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जितना भी खाली स्थान था सारा का सारा फुलफिल हो गया। और हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन बन के आ रहा है वो आ रहा है क्या चीज़? तो सी बी ए बी, आंसर के रूप में आ रहा है सी बी ए बी। तब आप देखिए सी बी ए बी किस विकल्प में है? तो सी बी ए बी है ऑप्शन सी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्पों को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 है और 10 है तो प्लस क्या करना पड़ा मुझे? 7। यहाँ पर प्लस करना पड़ा हमको 10, यहाँ पर प्लस करना पड़ा मुझे 13, यहाँ पर प्लस करना पड़ा मुझे 16,
और यहाँ पर प्लस करना पड़ा मुझे 19। तो अब क्या होगा, तो आप देख लीजिए 7, 7 और 10, तो 7 में +3 किए तो 10, 10 और 3 तो 13, 13 और 3 तो 16, 16 और 3 तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 22, यानी कि हमको यहाँ पर 22 ऐड करना पड़ेगा, 22 जोड़ना पड़ेगा। तो 22 जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना 0 और यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी कि 90। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे प्रश्न में जो यहाँ लिखा गया है, सबसे ऊपर में है 9, उसके बाद है 8, फिर है 6 और फिर है 4। तो ये क्या हो रहा है हमको ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला सिचुएशन है यहाँ पर क्या सब चीज़ देखिए, यहाँ पर जो 9 दिया गया है, 9 है और 8 है, और यहाँ 6 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो इसको आप अल्टरनेट चलिए, 9, 6, 8 और 4, 9 और 6, 8 और 4। तो 9 और 6 को ऐड कर दिए तो कितना हो गया, ये हो गया आपको 15। 8 और 4 को ऐड कर दिए, ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 12। तो जब आप 15 में से 15 में से जब आप 12 को घटाते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, तो 3 प्राप्त होता है, ठीक है। यही सेम सिचुएशन 8 है, 7 है, 5 है, 3 है। 8, 7, 5 और 3, तो यहाँ भी वही काम करना है। 8 और 5 को जब हमने ऐड किया तो हो गया 13, और 7 और 3 को जब हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया कितना 10। 13 में से 10 गया तो कितना, तो 3। अब यही सेम सिचुएशन जब हम इसमें भी आगे इसी प्रकार से लागू करेंगे, 5, 5 यहाँ पर व्हाट है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे और इस दोनों को इसमें से घटा देंगे, तो 5 और 1 6। तो 6 को आप किस में से घटाइएगा, जो 6 को आप किस में से घटाइएगा जो आपको यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, तो 9 में से। 9 में से ही ना हम 6 को लेस करेंगे तो मुझे 3 प्राप्त होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 9 लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे 4 देना पड़ेगा। तो ना 5 + 4 हो गया 9, और 5 + 1 हो जाएगा 6। 9 में से 6 लेस कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि हमारे प्रश्न के लिए जो है आंसर आएगा आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि व्हाट के स्थान पर 4 है, तो आंसर हो जाएगा 4, और 4 जो है वो दिया गया है ऑप्शन डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद, ठीक है, PRAMOD, प्रमोद को, किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है, प्रमोद को SODJR लिखा जाता है, तो केशव को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, केशव, ठीक है, KESHAV, इसको क्या लिखा जाएगा ये हमको देखना है। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या है, P है और S है, +3 -3 +3 -3 +3 और -3, सभी लेटर के पोजीशन में क्या किया गया, +3 -3 +3 -3 +3 और -3 किया गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, +3 -3 वाला। तो K है, K में आपने +3 किया हो गया N, -3 किया हो गया B, +3 किया हो गया V, -3 किया हो गया E, +3 किया हो गया D, -3 किया हो गया S, यानी कि NBVEDS। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर लिखा, यदि BEDI
BEDI का कोड नंबर 2 है, इसको जो है कोड किया गया है 2 से। तो VIS और U का कोड नंबर क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कोड नंबर क्या होगा हमको बताना है अब। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या सब हो रहा है। तो देखिए 2, 5, 4 और 9, 2 है, 5 है, 4 है और 9 है, सबको जोड़ दीजिए। तो 2 और 5 हो गया 7, 7 और 4 हो गया आपको 11 और 11 और 9 हो जाएगा 20। सबको जोड़ने पर हो गया 20। 20 के 2 और 0, 20 में जो 2 और 0 है इसको भी आप आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 2 और 0 को जोड़ दिए, हो गया कितना, तो 2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर 2, 5, 4, 9 सभी को हमने BEDI सभी लेटर के पोजीशन को जोड़ते 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 सिंगल डिजिट पर ले गए। ठीक है, कहाँ ले गए, सिंगल डिजिट पर ले गए। तो वही सिचुएशन हम यहाँ भी वही काम करेंगे। 22, 9, 19, 21। अब आप यहाँ पर जो है किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो जोड़ने का तरीका कुछ भी हो, ध्यान से समझिएगा, जोड़ने का तरीका कुछ भी हो, चाहे आप इसको 22 और 9 31, 31 और 19 50, 50 और 21 71, 71, चाहे आप इसको ऐसे जोड़िए 71 प्लस 7 और 1 को जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐड कीजिए, आपका आंसर हो गया C। सबसे पहला चीज़ ये, हम लोग बाद में समझेंगे। आंसर हो गया हमारा C। अब सबसे पहला चीज़ कि आप इसको इस प्रकार से जोड़िए 22 और 9 31, 31 और 19 50, 50 और 21 हो गया 71, 71, 71 में 7 और 1 को ऐड कर दिए 8। तो ये अगर मान लीजिए इसमें 2-3 संख्या और रहता तब तो आपको टफ हो जाता। यहाँ पर भी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर भी उंगली गिनती करना पड़ रहा ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए टफ हो जाता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से जाना ही नहीं है, ध्यान से समझिए, इस तरीके से हमको जाना ही नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, 2 + 2 4, 4 और 9 हो गया 13, 13 का 1 और 3 आप चाहे तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, 1 और 3 हो गया 4। ठीक है ना, 13 और 1 14, 14 का 1 और 4 ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 14 का चलिए हम यहाँ ऐड ही कर ही दें, 14 का 1 और 4 कितना हो गया, तो 5, 5 और 9 14, 14 का 1 और 4 तो 5, 5 के बाद 2, 5 और 2 7, 7 और 1 तो 8। मैं बताना आपको यह चाह रहा हूँ कि आप जोड़िए, और जब आपको सिंगल डिजिट जाना हो आप किसी भी तरीके से जोड़िए, जोड़ते 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 जब आप सिंगल डिजिट के पास आते हैं तो वह आपका जोड़ सही होना चाहिए, हमेशा वही संख्या प्राप्त होगा, एक ही संख्या हमेशा प्राप्त होगा, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से जोड़िए। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिख रहा है यदि 15 सितंबर 2012 को शुक्रवार है, 15 सितंबर 2012 को शुक्रवार है, तो बोला गया इसमें कि 15 सितंबर 2013, 15 सितंबर 2013 ये कौन सा दिन होगा, ये मुझे बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन तो है तो बहुत इजी है, 15-15 समाप्त है, सितंबर भी समाप्त है, बचा 2012 और 2013। तो 2012 अगर लीप वर्ष है तो 2013 समान वर्ष है, लीप वर्ष से समान वर्ष जाने में शेष दिन जो होता है वो होता है 2। लेकिन कब,
लीप वर्ष से समान वर्ष जाने में शेष दिन होता है 2, लेकिन कब? जब वह लीप वर्ष वाला जो वर्ष है, अगर यही 2012 यदि फरवरी माह का दिया हुआ रहता, 29 फरवरी से पहले का दिया हुआ रहता, यदि यही 2012 29 फरवरी से पहले का कोई डेट दिया हुआ रहता, तब हम यहाँ पर +2 करते शेष दिन, वर्ष का शेष दिन, तब हम यहाँ +2 करते। लेकिन यह जो है क्या है, यह तो सितंबर है, और जब यह सितंबर है तो यहाँ पर तो शेष दिन होगा +1, और शुक्रवार में जब आप एक दिन जोड़ दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? शनिवार। शुक्रवार में एक दिन जोड़ दीजिए, हो जाएगा शनिवार। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया शनिवार, और इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिख रहा है 5 विभिन्न रंगों की बस, 5 विभिन्न रंगों की बस दक्षिण दिशानुमुख, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़ी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दक्षिण दिशा हम बना लें। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया दक्षिण दिशा उन्मुख। ठीक है, दक्षिण दिशा उन्मुख यानी कि इधर ऐसे करके। तो जब इस प्रकार से होगा 5 बस, तो ये हो जाएगा आपको दायां होता था, लेकिन इधर अब की बार बायां हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको दायां। ठीक है, अब क्या बोल रहा वो देखिए। इसके बाद बोला खड़ी है, उनमें काली बस, उनमें काली बस लाल बस के ठीक दाएं खड़ी है। जो काली बस है वो लाल बस के ठीक दाएं, ठीक है, लाल बस के ठीक दाएं खड़ी है। काली बस लाल बस के ठीक दाएं खड़ी है। हरी बस नीली और पीली के बीच में है। हरी बस जो है वह नीली और पीली के बीच में है। तो ये देखिए, नीली और पीली का सिचुएशन क्या है? उल्टा पुल्टा हो सकता है। नीला पीला के जगह पर भी हो सकता है, नीला यहाँ से आकर के यहाँ भी मिल सकता है, और पीला यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोला और पीली बस के बीच खड़ी है, तथा पीली बस काली और हरी के बीच में है। पीली बस जो है वह काली और हरी के बीच में है। पीली बस जो है, पीली बस जो है वह काली और हरी के बीच में है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये 4 बस हो गया। यहाँ पर हमको यहाँ देखना था हरी बस जो है पीला और नीला के बीच में है। तो हरी बस जब पीली और नीली के बीच में, तो यहाँ हरी, तो इसका मतलब यहाँ कौन? नीली। तो 1 बस, 2 बस, 3 बस, 4 बस और ये 5वां बस। ठीक है, तो ये 5 का 5 बस एडजस्ट हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा, तब बिल्कुल बीच में किस रंग की बस है? तो बिल्कुल बीच में आप देख लीजिए पीली रंग की बस है, और हमारे प्रश्न का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से 12, लिख रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है ABCDEFG एवं H एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्रोन्मुख बैठे हैं, यानी कि केंद्रोन्मुख मतलब हो जाता है केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, तो कुल मिला के कितना? तो 8 है टोटल। टोटल कितने हैं? तो टोटल 8 है। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ये हो जाएगा हमारे लिए दाएं, दाएं, और ये हो जाएगा हमारे लिए बाएं। ठीक है, क्या बोल रहा है अब इसमें? इसमें बोला ई के दाएं तीसरा सी बैठा है। ई के दाएं तीसरा, ई के दाएं, ई के दाएं पहला, ई के दाएं दूसरा, ई के दाएं तीसरा, सी बैठा हुआ है। इसके बाद क्या बोला? एच के बाएं दूसरा जी बैठा है। एच के बाएं दूसरा, ना तो यहाँ एच है ना तो यहाँ जी है, खत्म कहानी। एच ई व सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो यहाँ एच है लेकिन ई व सी तो है। एच ई व सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब हुआ एच यहाँ नहीं बैठेगा, एच यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि वह ई और सी के नज़दीक हो रहा है। एच यहाँ नहीं बैठेगा और एच यहाँ भी नहीं बैठेगा, क्योंकि यह क्या है? यह जो 4 स्थान पर एच नहीं बैठेगा वह सारा का सारा ई और सी के नज़दीक वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि एच यहाँ बैठ सकता है या नहीं तो एच यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं अब यहाँ से। अब इस दोनों में क्या बोला? एच के बाएं
हम 3 नंबर जानकारी भी पढ़े, अब हम 2 नंबर जानकारी पढ़ रहे हैं। लिख रहा है उसमें H के बाएं दूसरा G बैठा है, H के बाएं दूसरा। तो ये देखिए H के बाएं पहला, H के बाएं दूसरा, यहाँ तो C है, हम तो यहाँ तो G को तो बैठा नहीं सकते हैं। तो जब हम यहाँ G को नहीं बैठा सकते तो यहाँ से H को ही हटा दीजिए, यहाँ से H को हटा दीजिए। H के बाएं दूसरा, H के बाएं पहला, H के बाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है? तो G बैठा हुआ है। क्लियर है? इसके बाद क्या बोला? H के बाएं दूसरा G बैठा है। H E व C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये तो हो गया। F एवं A एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। F एवं A एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। F है और A है, वो दोनों क्या है? एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। तो निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के बगल में रहेगा। और दोनों जब बाबू एक दूसरे के बगल में रहेगा तो 2 जगह होना चाहिए। 2 स्थान क्या है? नहीं है। 2 स्थान है? नहीं है। यही ना 2 स्थान है। यहाँ पर F बैठेगा तो यहाँ पर A बैठेगा, और अगर यहाँ पर A बैठेगा तो सीधा मतलब है कि यहाँ पर F बैठेगा। ठीक है, तो ये जो क्लियर हो गया कि F और A के लिए ये दोनों जगह जो है फिक्स हो गया है। अब हमारे पास इसमें जो बोला गया वो क्या बोला वो देखिए। अब बोला गया कि F एवं B के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। F और B के बीच में केवल एक व्यक्ति, F और B के बीच में एक व्यक्ति, F और B के बीच में 2 व्यक्ति। तो इसका मतलब यहाँ कौन होगा? F होगा। F और B के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पर A क्लियर है कि यहाँ A बैठेगा। जब F यहाँ बैठेगा तो इसका मतलब A यहाँ बैठेगा। अब कौन बच गया? बच गया हमारे पास D, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? D बैठ जाएगा। तो यह हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन D के निकटतम पड़ोसी हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है D के निकटतम पड़ोसी हैं? तो D के निकटतम पड़ोसी है G और H, G और H। तो हमारे लिए प्रश्न जो है यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न का यहाँ आंसर हो जाएगा G और H, और G और H जो है दिया गया है ऑप्शन D में। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ये बोला कि उपरोक्त व्यवस्था में G के संदर्भ में A का स्थान क्या है? G के संदर्भ में A का स्थान क्या है, हमको यह पूछ रहा है। तो देखिए G के संदर्भ में A का स्थान, तो G के बाएं को पहला, बाएं को दूसरा, G के बाएं को पहला और बाएं को दूसरा A बैठा हुआ है, यह कह सकते हैं। या नहीं तो दाएं को पहला, दाएं को दूसरा, दाएं को तीसरा, दाएं को चौथा, दाएं को पांचवा, दाएं को छठा भी कह सकते हैं। तो G से A जो है बाएं को दूसरा है, या G से A जो है दाएं को छठा है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी में बाएं दूसरा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी, यानी कि बाएं दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए की दाईं बगल में कौन बैठा है? ए के दाएं बगल में देख लीजिए, ए के दाएं बगल में कौन बैठा हुआ है? ए के दाएं बगल में सी बैठा हुआ है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी रत्न बहुमूल्य है। सभी रत्न बहुमूल्य है। बहुमूल्य है। इसके बाद कुछ रत्न पत्थर है। कुछ रत्न ऐसे हैं जो क्या है? पत्थर है। पत्थर है। सभी पत्थर हीरे हैं, और सारे के सारे जो पत्थर है वो क्या है? तो हीरा है। हीरा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 है, कुछ पत्थर बहुमूल्य है। कुछ पत्थर क्या है? तो बहुमूल्य है। तो ये बात क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा है, सभी हीरे बहुमूल्य हैं। सभी हीरा, क्या सारा का सारा हीरा? देख लीजिए, क्या सारा का सारा हीरा बहुमूल्य के अंदर है? क्या नहीं है। इसीलिए क्या हो गया? गलत। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए। अब यही क्वेश्चन को हम लोग 150 वाले रूल से बनाएंगे। सभी के केस में 150, कुछ के केस में 50, 50, सभी के केस में 100, यहाँ पर 50।
कम से कम, तो कम से कम का मतलब ही कुछ होता है, और आगे चल के कुछ लिख भी दिया है 50 50 सभी, तो ये हो गया आपको 100 और ये भी आपको हो गया 50। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे, दो कथन से निष्कर्ष बनाने के लिए तो कॉमन टर्म का ज़रूरत होता है। पत्थर और बहुमूल्य, पत्थर कहाँ पर है, बहुमूल्य यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं इसमें जब ये दोनों पत्थर और बहुमूल्य और डायरेक्ट रत्न और रत्न डायरेक्ट जब कॉमन मिल रहा है तो हम तीसरे कथन का तो प्रयोग करेंगे ही नहीं, कॉमन टर्म मिलना चाहिए। दो कथन से निष्कर्ष बनाने के लिए कॉमन टर्म मिलना चाहिए। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, वो भी हो गया। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, कॉमन टर्म भी मिल गया और कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 भी हमें मिल गया। तो ये तो हो गया ख़त्म, इसका कहानी ख़त्म है। बहुमूल्य और पत्थर, बहुमूल्य यहाँ पर 50, बहुमूल्य 50, पत्थर 50, पत्थर 50, तो ये पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष है सभी पत्थर हीरे हैं, सारे के सारे जो पत्थर हैं, सभी हीरे बहुमूल्य हैं, सभी हीरे बहुमूल्य हैं। तो हीरा कहाँ है, तो हीरा यहाँ है, हीरा का वैल्यू कितना 50, यहाँ पर हीरा का वैल्यू कितना 100, 50 कभी भी 100 बनेगा, 50 रुपया का सामान आप कभी भी 100 रुपया में खरीदिएगा तो नहीं। तो दूसरा निष्कर्ष हो गया गलत, पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लिख रहा है सभी स्वप्न फैंटेसियाँ हैं, सभी जो स्वप्न है वो फैंटेसियाँ हैं, टेसियाँ है। इसके बाद कुछ फैंटेसियाँ सुहावनी है और कुछ फैंटेसी क्या है, सुहावनी है, सुहावनी है। इसके बाद बोला गया सभी सुहावनियाँ चिरस्थायी है, सभी जो ये सुहावनी है ये क्या है, तो चिरस्थायी है, चिर अस्थायी है, अस्थायी है। इसके बाद बोला कुछ चिरस्थायी स्मृति है और कुछ चिरस्थायी क्या है, स्मृति है, स्मृति है। तो हो गया ये। अब यहाँ पर है पहला निष्कर्ष कुछ स्वप्न स्मृतियाँ हैं, तो स्वप्न यहाँ पर स्मृति यहाँ पर क्या दोनों अटैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो पहला गलत। कुछ फैंटेसियाँ चिरस्थायी है, फैंटेसी यहाँ पर चिरस्थायी, यहाँ पर ये जो है क्या है कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही। आंसर इसका हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यही सेम क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे 150 वाले रूल से। सभी का केस है तो 100, यहाँ पर 50, कुछ का केस है तो ये भी 50, ये भी 50, सभी का केस है 100, यहाँ पर 50, कुछ का केस है 50 और यहाँ पर भी 50, कुछ का केस है यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, कुछ का केस है यहाँ भी 50 और यहाँ पर भी 50। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है वो ध्यान से समझिए। इसमें बोला गया कि पहला निष्कर्ष कुछ स्वप्न स्मृतियाँ हैं, स्वप्न और स्मृति को हमको अटैच करना है। ठीक है, स्वप्न यहाँ पर, स्मृति यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट तो चिरस्थायी और फैंटासी डायरेक्ट तो ये कॉमन मिल नहीं रहा है, तो हमको यहाँ से यहाँ पहले फैंटासी कॉमन मिलाना पड़ेगा और दोनों का दोनों कॉमन जो है क्या है 50 है, जबकि कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए। यहीं पर यह क्या हो गया, यहाँ से रिलेशन आगे बढ़ा ही नहीं, जब बढ़ा ही नहीं तो ये बना कैसे, इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा है कुछ फैंटेसियाँ चिरस्थायी है, फैंटेसी यहाँ पर, चिरस्थायी यहाँ पर, कॉमन मिला सुहावनी और सुहावनी कॉमन मिला। कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, तो सुहावनी जो है ये वाला सुहावनी आप देख लीजिए ये 100 है, तो हो गया यहाँ से काम समाप्त। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन टर्म में एक 100 होना चाहिए, क्लियर। फैंटासी 50, चिरस्थायी 50, चिरस्थायी 50, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दूसरा निष्कर्ष हो गया सही। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर, लिख रहा है सभी काले नीले हैं, सभी काला नीला है। इसके बाद है
सभी नीले हरे हैं, सभी जो नीला है वह हरा है। सभी हरे एमरल्ड है, सारा का सारा ये जो हरा है ये क्या है, तो एमरल्ड है। सभी हरा एमरल्ड है। तो अब है निष्कर्ष, कुछ एमरल्ड हरे हैं, कुछ एमरल्ड जो है वो हरा है, तो देख लीजिए ये क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा है सभी काले और नीले हरे हैं, तो सारा का सारा काला और सारा का सारा नीला वो हरा के अंतर्गत है कि नहीं है, तो है। देख लीजिए सारा का सारा काला और नीला दोनों का दोनों हरा के अंतर्गत है, तो ये भी क्या हो गया, सही। तो पहला निष्कर्ष भी सही, दूसरा निष्कर्ष भी सही, इसलिए आंसर हो जाएगा 15 नंबर। सॉरी ये 15 नंबर सवाल है, ठीक है, हम 16 नंबर लिख दिए थे, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 15 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। 15 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से देखेंगे। 150 वाले रूल से ये क्या बना रहा है, तो देखिए सभी काले नीले हैं, तो सभी का केस है तो 100 और यहाँ पर होगा 50। सभी नीले हरे हैं, नीला हो जाएगा 100 और हरा हो जाएगा 50। सभी हरे एमरल्ड हैं, हरा हो जाएगा 100, एमरल्ड हो जाएगा 50। कुछ एमरल्ड हरे हैं तो 50 और 50। सभी काले और नीले हरे हैं तो सभी काला, ये हो जाएगा आपको 100 और हरा हो जाएगा यहाँ पर 50। सभी काला हरे हैं, सभी नीले हरे हैं, तो नीला भी हो जाएगा क्या, 100 और हरा हो जाएगा 50। ये कहने का यह है कि हम इसको अगर बनाना चाहें, जब ये बनाएंगे 150 वाले रूल से अच्छे से जब बनाएंगे, हम इसको अच्छे से डिस्कस कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा वो लाइन बाय लाइन क्लियर रहे। तो चलिए अभी फिलहाल देखिए पहला निष्कर्ष, कुछ एमरल्ड हरे हैं। एमरल्ड यहाँ पर, हरे यहाँ पर, सिंगल स्टेटमेंट से बना, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव निष्कर्ष, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन सही। हरा 100, हरा 50, 100 रुपया वाला सामान 50 रुपया में मिल रहा है तो खरीदेंगे, सही है। एमरल्ड 50, एमरल्ड 50, 50 रुपया वाला सामान 50 रुपया में मिल रहा है तो खरीदेंगे। तो पहला निष्कर्ष हो गया पूर्णतः सही। दूसरा निष्कर्ष में हम क्या बताने वाले हैं आपको, वो ध्यान से देखिए। सभी काले हरे हैं, जब इस प्रकार का सिचुएशन आता है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम बनाते कैसे हैं इसको, सभी, इसको दो जो सेंटेंस है उसको अलग अलग आप कर दीजिए, ठीक है ना, जो उसको बोल रहा है वो उसको आप पूरा कर दीजिए। सभी काला हरा है, सभी नीले हरे हैं, सभी नीला हरा है। अब आप देखिए आपका सारा चीज़ क्लियर है। यही चीज़ देखिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में इस प्रकार से बनाइए, एग्ज़ाम में इस प्रकार से नहीं बनाना, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही बनाना है, इसी प्रकार से। लेकिन आपको अभी आप एग्ज़ाम में नहीं हैं, ये बात आप याद रखिए, हम आपको समझाने के लिए यह कार्य किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि सभी काले हरा है, तो काला यहाँ पर कितना है, 100, काला कितना है 100, हरा यहाँ पर 50, हरा यहाँ पर 50। दो कथन से मिलकर निष्कर्ष बनाने के लिए कॉमन टर्म होना जरूरी है, कॉमन टर्म हो गया। कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना चाहिए, कॉमन टर्म में कम से कम 100 हो गया। सभी काले हरे हैं, काला 100, हरा 50, काला 100 और हरा 50। यहाँ पर देखना है तो सभी का केस है, तो काला 100 और हरा क्या 50, सही। तो ये आधा पार्ट काला वाला हो गया सही। अब क्या है, सभी नीले हरे हैं, सभी नीला हरा है, ये 100, ये 50। सभी नीले हरे हैं, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सही। तो पहला निष्कर्ष भी सही, ये आधा पार्ट भी सही, ये आधा पार्ट भी सही, तो ये क्या हो गया, पूर्णतः सही हो गया। तो 15 नंबर क्वेश्चन का पहला निष्कर्ष भी सही, दूसरा निष्कर्ष भी सही। आंसर इसका हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न है। पहला इसमें कथन दिया गया है, कोई डिजाइन फैशन नहीं है। डिजाइन जो है, डिजाइन या फैशन नहीं है, ठीक है, ये फैशन हो गया इससे अलग, कोई डिजाइन फैशन नहीं है। सभी फैशन अस्थाई है, सारे के सारे जो फैशन है वो क्या है, अस्थाई है, अस्थाई है। इसके बाद कुछ अस्थाई अस्थाई है और कुछ अस्थाई जो है वो क्या है,
अस्थाई है। अब इसके बाद है कुछ डिजाइन अस्थाई है। डिजाइन देख लीजिए तो अस्थाई है क्या? डिजाइन तो अस्थाई नहीं है, तो ये बात क्या हो गया? गलत। दूसरा है कोई फैशन अस्थाई नहीं है। फैशन जो है अस्थाई नहीं है, तो इधर से तो सही हो जा रहा है, लेकिन यही अस्थाई अगर हम यहाँ से बना देते, कैसे बना देते? तो पढ़ते हैं कुछ अस्थाई अस्थाई है, कुछ अस्थाई अस्थाई है यहाँ से भी, या कुछ अस्थाई अस्थाई है यहाँ से भी। अगर हम इधर से बना रहे हैं तो ये सही जा रहा है, लेकिन इस साइड से देख रहे हैं तो ये क्या जा रहा है? गलत जा रहा है। इसीलिए पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत। 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही क्वेश्चन हम लोग अब 150 वाले रूल से देखेंगे। कुछ डिजाइन फैशन, कोई डिजाइन फैशन नहीं है। कोई नहीं के केस में 100 जाता है, सब्जेक्ट भी 100, प्रेडिकेट भी 100, सभी के केस में जाता है सब्जेक्ट 100, प्रेडिकेट 50। कुछ के केस में जाता है सब्जेक्ट भी 50 और प्रेडिकेट भी 50। निष्कर्ष है कुछ के केस में 50, यहाँ भी 50, कोई नहीं के केस में 100 और यहाँ पर भी 100 हो गया। अब इसमें देख रहे हैं क्या चीज़ है, तो पहला है कुछ डिजाइन अस्थाई है। डिजाइन अस्थाई है, डिजाइन यहाँ पर, अस्थाई यहाँ पर, ठीक है। तो कॉमन टर्म मिला, फैशन और फैशन तो दोनों 100 है, यहाँ तो पास। लेकिन अस्थाई और अस्थाई कॉमन टर्म तो हमको देखना पड़ेगा ना। दो कथन से निष्कर्ष बनाने के लिए कॉमन टर्म का होना जरूरी। अस्थाई और फैशन डायरेक्ट तो कॉमन मिल नहीं रहा है, तो फैशन और फैशन कॉमन मिला और अस्थाई और अस्थाई कॉमन मिला। तो यहाँ पर जो कॉमन है तो इसमें दोनों का दोनों 100 है, ये तो ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए, यहाँ तो दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी 100 नहीं है, दोनों का दोनों क्या है? 50 है। इसीलिए रिलेशन आगे बढ़ा ही नहीं, तो जब रिलेशन बढ़ा ही नहीं तो बना ही नहीं, इसीलिए निष्कर्ष क्या हो जाएगा? पहला गलत। दूसरा है कोई फैशन अस्थाई नहीं है। फैशन जो है वह अस्थाई नहीं है। कॉमन टर्म तो मिला, लेकिन कॉमन टर्म में कोई भी 100 नहीं होने के कारण यह निष्कर्ष भी क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरी बात, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन तो बनता ही नहीं है, इसीलिए दो कारण हैं इसके गलत होने के। तो 16 नंबर का पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 17 नंबर प्रश्न है, यदि शब्द WHILST के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में लगाया जाए। बाएं से दाएं, इधर हो गया ये बायां साइड और इधर हो गया ये दाहिना साइड, ठीक है। तो बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में लगाया जाए, यानी कि जो लेटर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इस प्रकार से लगाया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान यथावत रहेगा? यथावत रहेगा मतलब कि कितने अक्षर ऐसे होंगे जो उसी स्थान पर रहेंगे जिस स्थान पर वो ऑलरेडी पहले से है। तो ये हमने देखा, सबसे पहले हो जाएगा क्या? तो HIJKLMNOPQRSTUVW। और देख लीजिए कोई भी लेटर जो है अपने उसी स्थान पर नहीं है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका कोई नहीं, और कोई भी अक्षर जो ऐसा नहीं है, और आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा है एक कूट भाषा में 8 to 9 का अर्थ है हाउ 8 2, 958 का अर्थ है 2 8 गुड, और 15873 का अर्थ है दे गुड एंड 2 बैड। हो तो है तो 2 का कोड क्या है? तो हमको यहाँ पर THOU का कोड जो है हमसे पूछा जा रहा है और यह कोड हमको बताना है। तो आप सबसे पहला चीज़ इसमें देखिए कि THOU आखिर में लिखा हुआ कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ,
तीनों का तीनों में जो है THOU लिखा हुआ है। अब आप तीनों में देखिए कि तीनों में कॉमन क्या जा रहा था, तीनों में कॉमन जा रहा 8, 8 और 8। तो बस क्लियर है इसका आंसर, प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लिख रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इलिजिबल, ठीक है, ELIGIBL और इलिजिबल को AN और D लिखा जाता है, तो उसी भाषा में शब्द जो है क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड, REQUIRE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं इसमें क्या किया जा रहा है। तो इसमें जो है बाबू देखिए, सबसे पहला चीज़ इसमें क्या हो रहा है, तो +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1, सभी में जो है +2 -1 +2 -1 +2 -1 किया गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2, तो ये हो जाएगा हमको TDS TKQG, और यह जो है दिया गया है ऑप्शन ए में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लिख रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें जो है कुल मिलाकर के कितना त्रिभुज है हमको वो देखना है। तो देखिए सबसे पहला चीज़, जब भी इस प्रकार का डिजाइन आप देखते हैं तो ये तो वर्ग ही है, ये लाइन इस प्रकार से हमने खींचा, और इसको आप क्या करिएगा 1 2 3 4, तो 4 × 2 हो गया कितना, तो 8, 4 × 3 कितना हो गया, तो 8। तो ये हो गया इसमें, तो इसके अंदर में तो हो गया ये 8 त्रिभुज। साथ ही साथ 1 2 3 4, ये देखिए 1 ऐसे करके ये वाला जो है ये हो गया 1, ठीक है, 1 2 3 4, तो 8 + 4 हो जाएगा 12। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिख रहा है, कथन है सभी तो नहीं लेकिन अमीर व्यक्ति हवाई यात्रा का खर्च उठा सकते हैं। कह रहा है कि सभी तो नहीं, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन अमीर व्यक्ति, जो अमीर आदमी है वह जो है हवाई खर्चा उठा सकता है। उनमें से कुछ जो हवाई यात्रा करते हैं बीमार हो जाते हैं, और उनमें से यानी कि जो अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति क्या करता है, तो हवाई खर्चा उठाता है, यानी कि हवाई जहाज़ से यात्रा करता है। और उनमें से कुछ आदमी, यानी कि अमीर आदमी में से कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ आदमी क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है उनमें से कुछ जो बीमार पड़ते हैं उनको उपचार की ज़रूरत होती है। अब यहाँ बात हो रहा है कि सबसे पहला तो अमीर आदमी में से भी सभी अमीर आदमी नहीं, कुछ अमीर आदमी, ठीक है। तो कुछ अमीर आदमी क्या करता है, वो हवाई जहाज़ से यात्रा करता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करने के बाद क्या होता है, तो कुछ आदमी उसमें से कुछ क्या होता है, उसमें बीमार हो जाता है, और बीमार पड़ने के बाद क्या होता है, कुछ को क्या करता है, कुछ को उपचार का ज़रूरत होता है, यही लिखा गया है। एक बार फिर से हम कथन को पढ़ लें, सभी तो नहीं लेकिन अमीर व्यक्ति हवाई का यात्रा खर्च उठा सकते हैं। उनमें से कुछ जो हवाई यात्रा करते हैं, सबसे पहले अमीर आदमी हवाई यात्रा करेगा, और उनमें से कुछ जो हवाई यात्रा करते हैं बीमार हो जाते हैं। उसके बाद क्या बोला, उनमें से कुछ जो बीमार पड़ जाते हैं उनको उपचार की ज़रूरत होती है। ठीक है,
तो अब इसमें पहला निष्कर्ष है, सभी अमीर व्यक्ति हवाई यात्रा करते हैं। ये तो ऐसा तो नहीं है। उसमें से बोला कि हवाई खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ही, कुछ अमीर आदमी ही यात्रा करता है। सभी तो अमीर आदमी जो है वो हवाई यात्रा नहीं करता, इसलिए पहला हो गया गलत। दूसरा है, जो भी हवाई यात्रा करेगा वो बीमार हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। कुछ हवाई यात्रा करने वाला कुछ आदमी ही न बीमार हो रहा है, सभी तो नहीं हो रहा है, ये भी गलत। तीसरा है, सभी अमीर आदमी बीमार हो जाते हैं। सभी अमीर आदमी बीमार हो जाते हैं, ये कैसे? हवाई यात्रा करेगा तब न बीमार होगा। यहाँ पर सभी अमीर आदमी तो हवाई यात्रा नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी गलत। चौथा, वे सभी जो हवाई यात्रा करते हैं अमीर हैं। तो यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? सभी तो नहीं, लेकिन अमीर व्यक्ति ही हवाई यात्रा का खर्च उठा सकते हैं। जो अमीर व्यक्ति रहेगा वही ना खर्च उठाएगा। और उसके बाद क्या है, उनमें से कुछ जो हवाई यात्रा करते हैं, यानी कि अमीर होने के बावजूद भी सारे के सारे जो हैं वो हवाई यात्रा नहीं करते। कुछ व्यक्ति ही, कुछ अमीर आदमी ही, अगर मान लीजिए 100 आदमी अमीर है तो 100 में से मान लीजिए कि 50 आदमी ही जो है हवाई यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर है, वे सभी जो हवाई यात्रा करते हैं अमीर है। तो यह पूर्णतः क्या होगा? सही हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसको भी ध्यान से समझिए। चंदूलाल के परिवार में सभी ईमानदार हैं। चंदूलाल के परिवार में जो सब ईमानदार, मतलब चंदूलाल के परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्य क्या हैं? तो ईमानदार हैं। फिर क्या बोला? कुछ सदस्य चंदूलाल के परिवार में बेरोजगार हैं और कुछ ऐसे सदस्य हैं जो चंदूलाल के परिवार में क्या है? बेरोजगार है। तो सिंपल सी बात है, जब कुछ बेरोजगार है इसका मतलब कुछ ऐसे होंगे जो रोजगार में होगा। अब क्या बोला? कुछ नियुक्त रोजगार में व्यक्ति ईमानदार नहीं है। अब देखिए, ये चंदूलाल का परिवार का सदस्य तो हो ही नहीं सकता है। ये ओवरऑल और भी तो जगह का, और भी तो किसी परिवार का आदमी, ऐसा तो नहीं है कि पूरे विश्व में जो है सिर्फ चंदूलाल का परिवार का आदमी ही नौकरी करता है और वही बेरोजगार है, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि और कुछ नियुक्त व्यक्ति, कुछ नियुक्त रोजगार में कुछ नियुक्त व्यक्ति ईमानदार नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा भी आदमी है जो कि नियुक्त है, मतलब रोजगार में है, और वो ईमानदार नहीं है। फिर बोला कुछ ईमानदार व्यक्ति रोजगार में नहीं है, और इसके बाद क्या बोला? कुछ ईमानदार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि रोजगार मिला ही नहीं है, वो रोजगार में है ही नहीं, मतलब वो ईमानदार तो है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला है, वो रोजगार में नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है पहला, चंदूलाल के परिवार में सभी व्यक्ति रोजगार में है। सभी व्यक्ति तो रोजगार में नहीं है, यहाँ तो लिख रहा है। आप फर्स्ट लाइन के बाद जो दूसरा सेकेंड लाइन में देख रहे, कुछ सदस्य चंदूलाल के परिवार में बेरोजगार हैं। तो सारे के सारे रोजगार में कैसे हो सकते हैं? तो पहला हो गया गलत। दूसरा है, दूसरा विकल्प है, चंदूलाल के परिवार में जो रोजगार में है वो ईमानदार हैं। चंदूलाल के परिवार में रोजगार में आदमी रहे कि बेरोजगार रहे, वो ईमानदार होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कथन का सबसे पहला लाइन यही है, चंदूलाल के परिवार में सभी सदस्य सभी ईमानदार हैं। चंदूलाल के परिवार में सभी ईमानदार है। जब सभी ईमानदार है तो वह बेरोजगार है तब भी ईमानदार है, वो रोजगार में है तब भी क्या है? ईमानदार है। इसीलिए यहाँ पर जो है दूसरा लाइन, दूसरा ऑप्शन कि चंदूलाल के परिवार में जो चंदूलाल के परिवार में जो रोजगार में है वे ईमानदार हैं, तो यह बात पूर्णतः क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, चंदूलाल के परिवार में ईमानदार व्यक्ति रोजगार में नहीं है। ईमानदार व्यक्ति रोजगार में नहीं है, ये कैसे? कुछ ईमानदार व्यक्ति तो हैं जो कि रोजगार में है, इसीलिए यह भी क्या हो जा रहा है? तो गलत हो जा रहा है। ऑप्शन डी है, चंदूलाल के परिवार का रोजगार में लगा व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ये भी गलत है। ये उसी को सी ऑप्शन को ही क्या क्या मॉडिफाई करके लिखा है, चंदूलाल के परिवार का रोजगार में लगा व्यक्ति ईमानदार नहीं है, यह भी पूर्णतः क्या है? गलत है। जब चंदूलाल के परिवार के सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, साथ ही साथ चंदूलाल के परिवार में कुछ बेरोजगार है, तो इसका मतलब है कि कुछ ईमानदार भी है, और कुछ ईमानदार है तो वो रोजगार में है, इसीलिए यह सी और डी दोनों का दोनों हुआ गलत। ए भी गलत, आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 है,
लिख रहा है इसमें नीचे दो आधार वाक्य ए और बी दिए गए हैं, इनमें 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो वैध रूप से निगमित निष्कर्ष को दर्शाता है, आधार वाक्यों को व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से लेकर। तो इसमें जो आधार वाक्य कहा गया है वो है ए, अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट है। अधिकांश का मतलब सभी नहीं होता है। 100 में बात कर ले अधिकांश का मतलब तो हम कह सकते हैं 90%। 100 में अगर बात कर ले हम अधिकांश का तो कह सकते हैं हम 95%। 100 में अधिकांश का हम बात कहें तो कह सकते हैं हम 99%, लेकिन 100% तो कभी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट है, मतलब कि कुछ नर्तक, क्योंकि 95% भी कुछ ही होता, 100 वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट है। तो ये लीजिए हमने यहाँ से यहाँ अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट, शारीरिक रूप से फिट है, शारीरिक फिट, ये मैंने ये डायग्राम इसके लिए बना लिया। इसके बाद है अधिकांश गायक नर्तक है। अधिकांश गायक यानी कि ज़्यादा गायक हैं वो क्या हैं, नर्तक हैं। लेकिन सारे के सारे नहीं बोला है, सारे के सारे बोला क्या, नहीं बोला, अधिकांश गायक नर्तक हैं। तो ये लीजिए हमने यहाँ से यहाँ ये वाला भाग को, गायक को, ये मैंने कर लिया था। अधिकांश आप इसी को मान लीजिए कि अधिकांश गायक क्या है, तो नर्तक है, अधिकांश गायक नर्तक हैं। ठीक है, या नहीं तो इधर वाले पार्ट और थोड़ा सा ले लेते हैं अधिकांश के रूप में। तो अब है निष्कर्ष नंबर 1, अधिकांश गायक शारीरिक रूप से फिट है। क्या गायक शारीरिक रूप से फिट आपको नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन 1 जो है वो हो गया गलत। ऑप्शन 2 है 3 और 4। ऑप्शन 2 में क्या कहा गया, ऑप्शन 2 में कहा गया अधिकांश नर्तक गायक है। अधिकांश नर्तक जो है वो गायक है। देख लीजिए इधर अधिकांश यानी कि कुछ नर्तक गायक है, अधिकांश नर्तक गायक है, तो ये बात क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर हो जाएगा निष्कर्ष सही। तीसरा नंबर है अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक है। शारीरिक रूप से जो फिट व्यक्ति है वो क्या है, नर्तक है, तो ये बात भी क्या हो गया, सही हो गया। चौथा है अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति गायक है। अधिकांश जो शारीरिक रूप से फिट है वो गायक है क्या, देखिए तो गायक तो नहीं हो रहा है, शारीरिक रूप से फिट और गायक को कहीं से हमने अटैच नहीं किया, तो इसीलिए क्या हो गया, गलत। तो पहला निष्कर्ष हुआ गलत, दूसरा निष्कर्ष सही, तीसरा निष्कर्ष भी सही और चौथा निष्कर्ष हो गया गलत। तो इस तरीके से हमारे लिए जो आंसर के रूप में आ रहा है वो 2 नंबर निष्कर्ष और 3 नंबर निष्कर्ष दोनों ही सही आ रहा है। और यह 2 नंबर और 3 नंबर लिखा गया है ऑप्शन डी में, यानी कि विकल्प डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लिख रहा है कि कौन सा चित्र निम्नलिखित संबंध को सही रूप से दर्शाता है। डॉक्टर है, नर्स है और अस्पताल है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये हो जाएगा अस्पताल, बड़ा वाला सर्कल। अस्पताल के अंदर कौन, अस्पताल के अंदर डॉक्टर अलग और नर्स अलग। ठीक है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर अलग और नर्स अलग। आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 25। लिख रहा दी गई उत्तर आकृति में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति जो है छिपा हुआ है वह कौन सा आकृति है, कौन सा उत्तर आकृति, कौन सा विकल्प है, हमको यह चीज़ इसमें बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर जो डिज़ाइन बना रहे हैं वह डिज़ाइन बना रहे हैं ऑप्शन डी का। ठीक है, यहाँ हम डिज़ाइन बना रहे हैं आपके सामने ऑप्शन डी का, और आप ऑप्शन डी में ही देखेंगे कि आपको जो है पता चल जाएगा कि हमारे प्रश्न का आंसर क्या होना है। ठीक है, ऑप्शन डी से ही आपको पता चल जाएगा ये यहाँ से ऐसा है। तो अब इसमें कहाँ पर है प्रश्न आकृति छिपा हुआ, तो देखिए मिलाइए, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं यही आपका प्रश्न आकृति क्या है, छिपा हुआ है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर है 26, लिख रहा है ज्यामितिक चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ जो डिजाइन दिया हुआ है इसमें कुल मिला के कितने त्रिभुज हैं हमको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। तो ये तो हो गया एक त्रिभुज, ठीक है, और ये हम जब खींचते हैं तो एक और ये दो हो जाता है तीन त्रिभुज, एक इधर और एक ये बड़ा वाला, तो ये तीन त्रिभुज। अब इसी को जब आप शॉर्टकट में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, 1 और 2, आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, हो जाता है 3, ठीक है। तो यहाँ पर यही सिचुएशन हम लागू करेंगे, जैसे कि ये डिजाइन बना 1 2 और 3 सबको ऐड कर दीजिए, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो जब इसमें बाबू 6 हो रहा है तो यहाँ पर 6, ये यहाँ से यहाँ कम्प्लीटली इसमें 6 और ये यहाँ से यहाँ कम्प्लीटली इसमें भी 6, तो 6 6 6 हो जाएगा कितना 18। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लिख रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, 219 है, 211 है, तो यहाँ पर हो गया -8, यहाँ हो जाएगा -7, यहाँ हो जाएगा -6, तो -8 -7 -6, और यहाँ हो जाएगा क्या -5 और इधर हो जाएगा -4। तो इस तरीके से हमारे लिए आंसर हो जाएगा 193 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, लिख रहा है यदि 4 * 2 = 3, तो ये कैसे हो गया। तो देखिए 4 में हमने इसी 2 से भागा दिया तो हमको प्राप्त हो गया 2, और उसमें हमने अपने मन से 1 जोड़ दिया, हो गया कितना, तो 3। यही सिचुएशन हम यहाँ क्या करेंगे, 8 है 4 है 3 है, 8 में हमने 4 से भागा दे दिया 2 और उस 2 में 1 जोड़ दिए, हो जाएगा 3। तो वहाँ पर 21 है, स्टार है 7 है, तो 21 में जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो 3 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4, और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिखा गया दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखना हमको। सबसे पहले देखिए 17 है, 12 है और 25 है, तो 17 में से 12 को घटा दिए, हो गया कितना, तो 5, और 5 का स्क्वायर हो जाता है कितना, तो 25, ठीक है। उसी प्रकार से 11 है, 13 है और यहाँ पर 4 है, तो इसमें से आप देखिए क्या करना है, 11 और 13, तो आप क्या करिए 13 में से 11 को घटा दीजिए, हो जाएगा कितना, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 4। नहीं सर आप यहाँ पर 17 में से 12 घटाए तो 25 लिखे हैं, यहाँ 17 में से 12 घटाए तो 5, यहाँ पर आप 13 और 11 कर दिए। आप वो काम भी कर लीजिए, अगर आप 11 में से 13 घटाते हैं तो -2, और -2 इंटू -2 कितना होगा, तो +4 ही ना होगा, वहाँ तो कोई टेंशन तो ऐसा है कुछ नहीं। चलिए आगे 19 है और 16 है, 19 में से 16 घटाए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लिख रहा है कथन है इसका जीवन का मतलब दबाव और तनाव है। जीवन का जो मतलब है वो मतलब क्या है, दबाव और तनाव, इसमें यह कह रहा है। उसके बाद दबाव और तनाव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। दबाव और तनाव जो है जीवन पर प्रतिकूल क्या करता है, प्रभाव डालता है, ऐसा कहा गया। तो नंबर 1 है जीवन जीने योग्य नहीं है, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा गया कि जीवन जीने योग्य नहीं। दबाव और तनाव है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि यहाँ पर जो है जीवन जीने योग्य नहीं है, यह कहना क्या होगा, पूर्णतः गलत होगा। तो यहाँ 30 का पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा निष्कर्ष है जीवन में तनाव और दबाव से बचना चाहिए। तो जी हाँ, जीवन में तनाव और दबाव है और उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, तो इसीलिए हमको जीवन में तनाव और दबाव से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। आप देख लीजिए एक चीज़, सबसे पहला चीज़, यदि आपको निष्कर्ष के रूप में सॉल्यूशन दिया गया हो, समस्या का समाधान दिया गया हो, तो वह जो है सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है जीवन में तनाव और दबाव से बचना चाहिए, तो ये तो समस्या का समाधान है, तो ये बात क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष हुआ गलत, दूसरा निष्कर्ष हुआ सही। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।